So hello guys, my name is Pranav Gupta and I am back with a brand new video in continuation with vectors. लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था और ये देखा था कैसे हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एरो नोटेशन और यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में। फिर हमने देखा था पोजीशन वेक्टर क्या होता है और उस पर एक 3 डायमेंशनल क्वेश्चन भी किया था। अब इस वीडियो में हमें एक और तरीका देखना है जो अक्सर क्वेश्चन में यूज होता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए। फिर हम देखेंगे टर्म्स रिलेटेड टू वेक्टर्स जिसमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमें पता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रियल डायरेक्शंस होते हैं, तो क्यों ना इनको इंक्लूड करके डायरेक्शंस देखी जाए। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को कॉपी पे इस तरीके से बनाते हैं जैसे मैंने स्क्रीन पे बना रखा है। ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो आसमान की तरफ तो होगी नहीं और साउथ डायरेक्शन जो है वो अर्थ के कोर की तरफ तो होगी नहीं। हमें पता है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब एक्सजेड प्लेन, मतलब जो हमारी जमीन का प्लेन होता है वो। अब इस फिगर में ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सिंपल डायरेक्शंस होते हैं उनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। ओके, तो अगर क्वेश्चन को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंक्लूड करना है तो वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके बता देता हूं और बाकी फिर अपने आप लग जाता है। अपने आप जब क्वेश्चन आएगा तब अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि राम इज रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट देन टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, अब ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से ही क्वेश्चन आएंगे, तो कोई वेक्टर दो सिंपल डायरेक्शन के बीच में भी तो हो सकता है। अब डायरेक्शन नोटेशन में ही एक स्पेशल केस होता है जिसको कहते हैं कि मान लिया कोई वेक्टर है जो 45 डिग्री एंगल बना रहा है ईस्ट और नॉर्थ, मतलब सिंपल डायरेक्शन से कोई वेक्टर अगर 45 डिग्री बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको हम ऐसा कुछ बोलते हैं जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई वेक्टर है और वो 45 डिग्री बना रहा है तो उसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कोई वेक्टर होगा और वो 45 डिग्री बना रहा होगा तो उसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। अगर कोई वेक्टर वेस्ट और साउथ के बीच में होगा और 45 डिग्री बना रहा होगा तो उसे हम कहेंगे साउथ वेस्ट। ठीक है, और अगर कोई वेक्टर साउथ और ईस्ट के बीच में होगा तो हम उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। ओके, अब ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ 45 डिग्री एंगल बनाए, तो कोई और एंगल कैसे दिया होगा क्वेश्चन में। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया कि 70 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये जो 70 डिग्री एंगल है वो ईस्ट से दे रखा है या नॉर्थ से दे रखा है। ठीक है, तो इसको पहले हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ चल रहे हैं 70 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया। नॉर्थ है ये डायरेक्शन और ईस्ट है ये डायरेक्शन। ठीक है, तो 70 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 70 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ से हमको ईस्ट की तरफ चलना है 70 डिग्री। ठीक है, तो हम 70 डिग्री चल लिए नॉर्थ से और मैंने ये बोल दिया ये 70 डिग्री एंगल हो गया। ओके, चलिए अब ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब हम ईस्ट से चले साउथ की तरफ 10 डिग्री। ठीक है, ईस्ट से चले साउथ की तरफ 10 डिग्री, मतलब ये, और ये एंगल हो गया 10 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ से चले ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और 5 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। 5 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या हुआ, साउथ से चले वेस्ट की तरफ 5 डिग्री, साउथ से चले वेस्ट की तरफ 5 डिग्री। ठीक है, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री है नहीं मगर हाँ अपन विजुलाइज कर सकते हैं कि ठीक है 5 डिग्री अगर लिखा हुआ है तो 5 डिग्री। ओके, तो अब फोर्थ देख लेते हैं, ये कौन सा है, थर्ड। ओके, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी ईस्ट से चले नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री, ईस्ट से चले नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री, तो ये तो बना ही हुआ है। देखो ये 30 है तो ये एंगल तो 60 होगा। समझ में आती है बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये दोनों सेम बातें हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ
इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आती है बात? चलिए अब टर्म्स रिलेटेड टू वेक्टर्स पे चलते हैं। हमने लास्ट वीडियो में यूनिट वेक्टर्स तो पढ़ रखा है, ठीक है। एक बार फिर भी ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिटी होता है, ठीक है। यूनिटी मतलब 1 होता है। नाउ पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है, ठीक है। अब इक्वल वेक्टर्स देखते हैं। इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है, ठीक है। अब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ी एक नई चीज है, इसको अपन समझते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, मान लिया ये कोई वेक्टर है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं ए वेक्टर, ठीक है। अब मेरे को इसका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर निकालना है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो टर्म पढ़ रहा हूँ वो है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ना। तो मेरे को इसी वेक्टर का नेगेटिव निकाल लूंगा तो मेरे को ये टर्म पता चल जाएगी नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि कोई भी वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वही उसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर शुड बी द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इस नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस होगा फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव साइन कहीं ना कहीं डायरेक्शन को सिग्निफाई करता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो माइनस ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। वही लिखा था देखो यहाँ पे, इफ ए हैज सम डायरेक्शन देन डायरेक्शन ऑफ माइनस ए शुड बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। समझ में आती है बात? अब देखिए हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स को देखते हैं, ठीक है। बेसिकली एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। जब हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं तो उनको टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं और उन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो ही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है, ठीक है। मान लेते हैं ऐसा कुछ सिनेरियो है, ठीक है। इसके अंदर ये एक वेक्टर है, मान लिया ये ए वेक्टर है, और ये एक वेक्टर है, मान लिया ये बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें ऐसा कुछ दे रखा हो कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो और इन दोनों के ये वाले बीच का एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है। अब मुझे पता है कि कन्वेंशनली मैंने कैसे दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को डिफाइन किया है कि मैं टेल्स को टेल से जोड़ूंगा, फिर उसके बाद ही जो एंगल बनेगा वो निकालूंगा, ठीक है। अब एक चीज नोट करने वाली है कि फिजिक्स के अंदर हम वेक्टर्स को उठा के कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर्स आर फ्रीली मूवेबल इन फिजिक्स, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसका एंगल ही चेंज कर दें या फिर उसकी मैग्नीट्यूड ही चेंज कर दें। हम उसकी प्रॉपर्टीज चेंज ना करके उसको उठा के एज इट इज कहीं और प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर है इसके हेड से दूसरे वाले की टेल जुड़ी हुई है, ठीक है। अभी मेरे को एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालने के लिए दोनों की टेल को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस वेक्टर को उठा के, इसको डॉटेड लाइन बना दिया, इस वेक्टर को उठा के मैं आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर देता हूं और मेरे को ये पता है कि ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। समझ में आती है बात? तो अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। समझ में आती है बात? अब ऐसे भी हो सकता है कि दो वेक्टर के हेड जोड़ के हमें एंगल दे दिया जाए, ठीक है। तो ये एंगल थीटा मान लिया, ये एंगल थीटा दे दिया गया हमको, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस वाले वेक्टर को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, मतलब इस वाले वेक्टर को ऐसे बना लिया मैंने, और अब इस वाले वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमें पता था कि ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। समझ में आती है बात? तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो उनको पहले टेल को टेल से जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो बता सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हेड टू हेड जुड़ा हो, अगर हेड टू हेड जुड़ा होगा तो भी हम इनडायरेक्टली यही बोल सकते हैं कि ये थीटा जो हेड टू हेड जोड़ने पर जो एंगल निकलेगा वो ही टेल टू टेल ज्वाइन करने पर एंगल निकलेगा, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से हो जाता है। समझ में आती है बात? चलिए अब ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, इसके अंदर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है दोनों क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर मेक्स 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो एक बार मैं एक्सेसेस ड्रॉ कर लेता हूं जल्दी से। एक्सेसेस ड्रॉ कर लिए। ये बोल रहा है कि फर्स्ट वेक्टर मेड 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट वेक्टर हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस को अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो 45 डिग्री
मान लिया कुछ ऐसा है और ये बोल रहा है कि एंड अदर मेक्स -120 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये बात समझो कि ये जो माइनस साइन है इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। नॉर्मली हम कोई भी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमने उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर दिया तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन लग जाता है, ठीक है, बेसिकली समझ में आती है बात। तो अब मैं बोलूं कि ये वाला एंगल मेरे को प्लॉट करना है, तो -120 डिग्री को अगर मेरे को प्लॉट करना है तो हॉरिजॉन्टल से -120 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल से मेरे को क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा 120 डिग्री, तब मैं पहुंच जाऊंगा इस -120 डिग्री पे, ठीक है, समझ में आती है बात। एक्स एक्सिस से -120 डिग्री जाना है तो ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक वेक्टर तो मेरे पास ये आ गया और एक वेक्टर मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो ये एंगल है 45 और ये एंगल है 120, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 45 प्लस 120 दैट इज 165। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। वन मेक्स -30 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड पहले तो -30 डिग्री विद एक्स एक्सिस निकाल लेते हैं। तो एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये बना दी मैंने, ठीक है। ये क्या है, -30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी माइनस का मतलब एंटी, यानी माइनस का मतलब हमको क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, और एक्स एक्सिस से चलना है, तो इसका मतलब हमने क्लॉकवाइज चला और इसका मतलब हम क्लॉकवाइज चले और ये कोई 30 डिग्री एंगल निकाल लिया अपन ने, समझ में आती है बात। अब ये बोल रहा है एंड द अदर इज 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से हम ईस्ट के अंदर 60 डिग्री गए, नॉर्थ से हम ईस्ट के अंदर 60 डिग्री गए। इसी वीडियो में हमने पहले पढ़ा था ये चीज कि ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है नॉर्थ से ईस्ट के तरफ हम 60 डिग्री गए, ठीक है। तो नॉर्थ ये है, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हम 60 डिग्री गए, मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, समझ में आती है बात। अब हमको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। देखो सबसे पहले तो कि ये जो दो वेक्टर्स हैं वो टेल टू टेल ज्वाइन है, हाँ ज्वाइन है, इसका मतलब हमको यही वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, इसका मतलब हमको ये बड़ा वाला एंगल फाइंड करना है, समझ में आती है बात। तो ये अगर एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा, 90 - 60, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 30 + 90 - 60, यानी क्या होगा, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 30 + 90 - 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आती है बात। 90 देखो 90 - 60 30, 30 + 30 60, समझ में आती है बात। Thank you for watching my video. From the next video, I will be discussing about vector addition, which is very important to understand physics. If you like the video, please appreciate me. If you don't, feel free to comment. I will be definitely work on it.